लेकिन अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर जानबूझकर बेईमानी कर रहा हो, वोट चोरी कर रहा हो, लोकतंत्र पर धब्बा लगा रहा हो और इस चीज के खिलाफ सबूत भी मौजूद हो, फिर भी उनके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता। क्या लॉजिक बना इस चीज का? एक बार फिर से जरा अपनी कॉमन सेंस लगाओ। दोबारा एआई से पूछने की जरूरत नहीं है। कोई भी सरकार आखिर ऐसा क्यों करना चाहेगी? इसी कानून के तहत दोस्तों ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया। उन्हें अपॉइंट करने वाली कमेटी में मौजूद थे खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह। राहुल गांधी भी थे, लेकिन 2:1 का वहां पर वोट है और आज इन्हीं ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं। ये खुद मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज पर कुंडली मारकर बैठ गए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर चिल्लाते हैं कि एविडेंस कहां है, एविडेंस लेकर आओ। सारा एविडेंस तो अपनी पॉकेट में रख रखा है, पब्लिक को क्यों नहीं दिखा देते? ना कोई एविडेंस है, ना कोई सबूत है। और पता है क्या दोस्तों, सिर्फ वही सबूत नहीं है, इसके अलावा और भी सबूत मौजूद है जो छुपा नहीं सकते। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान के लड़के ने 8 बार बीजेपी को वोट दिया और खुद को पॉपुलर बनाने के चक्कर में इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। ये वीडियो अगर हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार तक नहीं पहुंचा है तो वो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम में हाई लिखकर भेज सकते हैं, मैं उन्हें ये वीडियो भेज दूंगा। एक और ऐसा ही वीडियो है जहां पत्रकार अमित यादव एक शख्स से बात कर रहे हैं जो बताते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में रायपट्टी में बीजेपी के लिए 6 बार वोट डाला। 6 वोट अकेले मार दिए? भाजपा का कब मारे? सवेरे। हाँ, अकेले 6 वोट अकेले। चंडीगढ़ मेयर पोल्स में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीहा बैलेट पेपर्स को डिफेस कर रहा था ताकि कांग्रेस आप अलायंस को जो वोट मिले उनमें से कुछ वोट्स को इनवैलिड करार कर दे, और यही करके उसने बीजेपी कैंडिडेट को मेयर बना दिया था। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा था। ये सीसीटीवी फुटेज क्योंकि पब्लिक थी, वायरल चली गई और ये वोट चोरी पकड़ी गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि ये लोकतंत्र की हत्या है। अनिल मसीहा को सीआरपीसी के सेक्शन 340 के तहत प्रोसिक्यूट करने के लिए भी कहा। इसी के बाद ही जाकर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के काउंसलर कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर डिक्लेयर किया था। ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है दोस्तों, 2 हफ्ते पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है बुआना लाखू, यहाँ के पंचायत इलेक्शंस में कुलदीप सिंह को विनर डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन दूसरे कैंडिडेट मोहित कुमार ने देखा कि एक बूथ पर वोट काउंट में गड़बड़ हुई है। उन्होंने कोर्ट में कंप्लेन करी। 33 महीने तक लीगल बैटल चली, ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट के रास्ते से होते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ईवीएम मंगवाई गई, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के सामने दोबारा काउंटिंग की गई और इसकी वीडियोग्राफी हुई और फाइनली जाकर पता है क्या नतीजा निकला? सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्शन रिजल्ट को ओवरटर्न करते हुए कहा कि एक्चुअली में ये इलेक्शंस मोहित कुमार जीते थे। अब बिहार का केस देख लीजिए, वहां पर भी एसआईआर का कुछ ऐसा ही हाल चल रहा है। एसआईआर यानी इलेक्टोरल रोल्स का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के हिसाब से वोट चोरी होती है तब तो ये एसआईआर बहुत ही अच्छी चीज है। मैं भी कहूंगा दोस्तों, सही बात है, एसआईआर बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इससे इलेक्टोरल रोल्स की गड़बड़ी हटाई जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ये एसआईआर सही से नहीं हो रहा है। इलेक्टोरल रोल्स में गड़बड़ी हटाने की जगह गड़बड़ी बढ़ रही है। जो जिंदा लोग हैं उन्हें वोटर लिस्ट पर मुर्दा घोषित कर दिया जा रहा है और जो मर चुके हैं उन्हें जिंदा कहा जा रहा है। जर्नलिस्ट तमल शाह ने एक वीडियो डाला जिसमें उनके पीछे दीवार पर भासु सिंह और कृष्णा देवी की फोटो दिख रही है। ये दोनों 8 साल पहले गुजर चुके हैं, इसकी सूचना भी दी गई है, लेकिन फिर भी उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अभी भी मौजूद है। जो इलेक्शन कमीशन की ड्राफ्ट लिस्ट निकला है उसमें इन दोनों का नाम है, जबकि सूचना दी गई कि ये लोग गुजर गए, बहुत साल हो गए, लेकिन इनका नाम है। जबकि भासु सिंह के बेटे दिलीप जो अभी भी जिंदा है, उनका नाम वोटर लिस्ट से मिसिंग है। भासु सिंह का बेटा जो जीवित है, ही इज अलाइव, His name has been struck off. इनका नाम हटाया गया है वोटर लिस्ट से। योगेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए इस मामले को लेकर, जहां बिहार की एसआईआर को चैलेंज किया गया। योगेंद्र यादव अपने साथ 2 ऐसे लोगों को लेकर गए जिन्हें मृत कहकर उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। उन्होंने कोर्ट के सामने जाकर कहा, ये देखो जरा, ये लोग जिंदा है, इन्हें वोटर लिस्ट रिवीजन में मुर्दा घोषित कर दिया गया है, इनका नाम ही नहीं है। ऐसे ही कुछ लोगों के साथ राहुल गांधी ने चाय भी पी। यूट्यूब पर वीडियो डालते हुए टाइटल रखा, मृत लोगों के साथ चाय, धन्यवाद इलेक्शन कमीशन। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया जाता है। अब 2003 की रिवीजन का हवाला दिया जा रहा है कि उस समय भी तो रिवीजन हुई थी, इसलिए ये अभियोग कर रहा है इलेक्शन कमीशन, ये जस्टिफाइड है। लेकिन प्रॉब्लम रिवीजन से नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से है कि रिवीजन गड़बड़ हटाने के लिए किया जाना चाहिए, गड़बड़ करने के लिए नहीं। योगेंद्र यादव ने कहा कि 2003 में भी रिवीजन हुई थी वोटर लिस्ट की, लेकिन देश के इतिहास में ये पहली बार है कि रिवीजन होने पर 0 एडिशंस हुई हैं और 65 लाख लोगों का नाम हटा दिया गया है वोटर लिस्ट से। First time in the history of India, of the last 75 years of post-independence India, for the first time we are going back to reducing the number of people on electoral rolls. देश में पहले जितनी भी रिवीजन्स हुई थी उनमें वोटर लिस्ट में लोगों का नाम ऐड भी किया गया था, यहाँ पर सिर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। और बात केवल 65 लाख जैसे बड़े फिगर की नहीं है, हमें यहाँ पर सेंसिटिव होने की जरूरत है। अगर 65 लोगों का नाम भी यहाँ पर गलत तरीके से हटाया जा रहा है तो भी ये लोकतंत्र पर धब्बा है, क्योंकि ये लोग भेड़ बकरी नहीं है। भले ही गरीब हो, अनपढ़ हो, लेकिन वो भी भारत के नागरिक हैं, उनके लिए भी 1 पर्सन 1 वोट का अधिकार है। इनफैक्ट ऐसे लोगों के पास एक वोट ही तो उनकी ताकत है और वो भी आप उनसे छीन ले रहे हो। ज्ञानेश कुमार ने यहाँ पर पूरी चुनाव प्रक्रिया का
तमाशा बनाकर रख दिया है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट देखिए, अलग अलग परिवारों के 509 वोटर्स जो अलग कास्ट अलग कम्युनिटी से हैं, सबके सब पिपरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में गलीमपुर गांव के एक ही घर पर रजिस्टर्ड हैं। माना कि देश में सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम पर इलेक्शन कमीशन 509 लोगों को एक ही घर में घुसा दे। और ये मजाक यहाँ खत्म नहीं हुआ है। इस जोक की पंचलाइन तो ये है दोस्तों कि ये घर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसे ही एक और इलेक्शन कमीशन के सपनों का मकान है जहां 459 लोग रजिस्टर्ड किए गए हैं। पिपरा, बगाहा, मोतिहारी, केवल इन 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसे 3590 केसेस पाए गए हैं जहां एक ही एड्रेस पर 20 या 20 से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं। इनमें से कई केसेस में घर ही नहीं है। इस तरह इन 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुल मिलाकर 80,000 ऐसे लोग पाए गए हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखिए, जमुई डिस्ट्रिक्ट के अमीन गांव में 200 से ज्यादा लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को शिकायत की है कि उन सभी का एक ही एड्रेस डाल दिया गया है, वार्ड नंबर 3 का हाउस नंबर 3। ज्ञानेश कुमार ने इसके रिस्पांस में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकता कपूर के सीरियल्स वाला मेलोड्रामा किया। वो भूल गए कि वो नेता नहीं है, वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के एक ऑफिसर है। उन्होंने पूरी तरीके से इलॉजिकल बातें कही और इंटिमिडेशन की भाषा का इस्तेमाल किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि पीयूष नाम के हजारों वोटर्स हो सकते हैं। तो अगर पीयूष जी के नाम को अगर आप 100 करोड़ में सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे। बात सही है, फर्स्ट नेम बहुत से लोगों का सेम हो सकता है, लेकिन जरा ये बताओ कि उनके बाप का नाम भी एक होगा? क्या बिहार में रहने वाले सभी पीयूष के पिता का नाम एक हो, एड्रेस एक हो? क्या ऐसा हो सकता है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दूसरी बात यह है कि किसी के पिता का नाम ये होता है, YTDTR, ये कैसा नाम हुआ? ये तो ऐसा भी नहीं है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, एडिडास की जगह एडिबास लिख दिया गया हो, देवेंद्र की जगह देवेंद्र लिख दिया गया हो। ये तो पूरी तरीके से ही एक इनवैलिड एंट्री है, कीबोर्ड पर कुछ भी टाइप किया जा रहा है। अब यहाँ एफिडेविट को लेकर भी सवाल बनता है। जब राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा जा रहा है तो ये गोली मारो फेम अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगा जा रहा? उन्होंने भी कहा कि कुछ ना कुछ वोटर फ्रॉड हो रहा है, कांग्रेस पर आरोप लगाया, लेकिन ज्ञानेश कुमार को जरूरी नहीं लगता उनसे एफिडेविट मांगना। इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है आप एफिडेविट दीजिए, मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं, उससे एफिडेविट नहीं मांगता है। इस पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे सके। ग्रेडेड रिस्पांस की बात कहने लगे, जबकि राहुल गांधी ने तो एक सीट के एक सेगमेंट में वोट चोरी की बात कही थी और अनुराग ठाकुर ने कई सीटों पर वोट चोरी की बात कही थी। पत्रकारों ने उनसे कहा कि 2022 में अखिलेश यादव ने 18,000 वोटर्स के नाम हटाए जाने पर एफिडेविट दिए थे। ओडिशा में बीजेडी ने भी एफिडेविट दिए थे। अखिलेश यादव ने 18,000 नामों की एफिडेविट दिया हुआ है। ये राजनीति में बार बार सवाल उठ रहा है कि आपने उसका जवाब नहीं दिया। इस पर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हलफनामा दिया गया, ये बात सही नहीं। हलफनामा दिया गया, ये बात ठीक नहीं। इसके बाद अखिलेश यादव ने कुछ एफिडेविट की डिजिटल रिसीप्ट्स अपलोड करते हुए ट्विटर पर लिखा, जो चुनाव आयोग ने यह कहा कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले हैं, वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपने कार्यालय की पावती को देख ले। एफिडेविट का लॉजिक समझिए। वैसे तो दोस्तों एफिडेविट कोर्ट में दिए जाते हैं ताकि कोई फ्रिवलेस कंप्लेंट्स और झूठे बयान को रोका जा सके। अगर किसी ने जानबूझकर एफिडेविट में झूठ बोला है तो उनके खिलाफ पेरजुरी का केस चल सकता है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसे कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए रिस्पेक्ट किए जाने वाले फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर TN शेषन ने कहा था कि मैं भारत सरकार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं हूं, मैं भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूं। But it doesn't make a lot of difference that I'm not the Chief Election Commissioner of the Government of India, but I'm the Chief Election Commissioner of India. That's a very minor change in emphasis. इसलिए जब इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर चुनाव की जिम्मेदारी होती है तो लोग चुनाव में किसी गड़बड़ को लेकर उनसे शिकायत कर सकते हैं, वो छानबीन करते हुए एक्शन ले सकते हैं। इस तरह इलेक्शन कमीशन का एक क्वाजी जुडिशियल रोल होता है। तो यहाँ बात आती है एफिडेविट की। लॉजिक वही है, ये इंश्योर करना कि जेन्युइन कंप्लेन हो जिसमें सही एविडेंस हो। जब कोई कैंडिडेट इलेक्शन के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करता है तो ऐसे में एफिडेविट सबमिट करना होता है, जो एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन बात यह है कि कंप्लेन किए जाने पर एफिडेविट जरूरी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी ने जो भी एक्सपोजे किया उसके लिए डेटा इलेक्शन कमीशन का ही लिया है। अब ये डेटा कितना सही है और कितना नहीं, इलेक्शन कमीशन अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को राहुल गांधी पर कैसे शिफ्ट कर सकता है। जो सबूत राहुल गांधी ने प्रेजेंट किया था, ज्ञानेश कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे लेकर कोई सवाल भी नहीं उठाया। और सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी ने सिर्फ बीजेपी पर नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन पर भी इल्जाम लगाए हैं कि दोनों ने यहाँ पर साथ में मिलकर चोरी की। अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहती है कि अगर किसी पर आरोप लगे हैं तो वो खुद उस मामले का जज नहीं हो सकता। ऐसे में इलेक्शन कमीशन के पास एफिडेविट मांगने का कोई मॉरल राइट नहीं है, बल्कि देश के लोगों के प्रति उनकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने आप को बेगुनाह साबित करो, लोगों का विश्वास रिस्टोर करो या फिर इस्तीफा दो। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि आज के समय में कौन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ऐसे में इंडिया अलायंस का उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन एक लॉजिकल स्टेप होगा। और जब बीजेपी ने खुद वोटिंग में धांधली की बात की है तो उन्हें तो इस इंपीचमेंट मोशन को सपोर्ट करना चाहिए। अगर वोटर फ्रॉड हो रहा है तो हटाओ इलेक्शन कमिश्नर को। लेकिन आप इजीली गेस कर सकते हो कि ऐसा होने वाला नहीं है। बीजेपी यहां पर अपनी पूरी कोशिश करेगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को बचाने की। बहरहाल अभी का स्टेटस यह है दोस्तों कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं। लेकिन आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यह बस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मामला नहीं है। ये वोट आपका है, लोकतंत्र आपका है, देश आपका है।